अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर AIMIM का हेडक्वार्टर्स हैदराबाद दारुसलाम से, जहां पर एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया था। इस जलसे में आवाम की कसीर तादाद देखी गई। आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने NRC और CAA के खिलाफ ये पूछना चाहूंगा कि क्या मैं एक देर तक खिताब करूं या एक 3-4 मिनट में अपनी बात को खत्म कर दूं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप तफसील से गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब आप जलसे के इख्तिताम के बाद अपने घर को वापस जाएंगे, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरे इत्मीनान के साथ और अमन को बरकरार रखते हुए आप लोग अपने घर को वापस जाएंगे। दूसरी बात कि जब आप अपने घर को वापस जाएंगे तो ये जो तिरंगा जिसको देखकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, इस तिरंगे को आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इस तिरंगे को आप किसी रोड पर नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको अपने साथ लपेट कर अपने घर को लेकर जाएंगे। हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, कोई किसी को मत बोलो, बैठो, आप पूरे बैठो बैठो। हमारे वतन अजीज में तिरंगे का कानून है और तिरंगे की बेहुरमती पर एक क्रिमिनल केस बुक होता है। तो इसलिए मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, इस तिरंगे को अपने साथ लेकर जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो मुझसे वादा किए हैं उस पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जब आप जाएंगे, दारुसलाम से निकलकर रवाना होंगे, इस बात का खास ख्याल रखिए कि हमारी इज्जतदार माँ और बहनें भी इस जलसे में शिरकत कर रही है। उनको भी पूरे इत्मीनान और इज्जत के साथ उनको अपने घर को वापस होना है। और मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि पहले हमारी माँ और बहनों को जाने का रास्ता फराहम करें, चाहे वो हमारे खवातीन सहाफ़ी या जर्नलिस्ट क्यों ना हो, और पूरे इत्मीनान के साथ आप अपने घर को जाइए। और अगर कोई शरपसंदी का इरादा रखता है तो उसको आप रोकिए। मैं तिरंगे के ताल्लुक से आपसे कह रहा था, मैं एक और आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, वो ये है, बल्कि इस जलसे के जरिए पूरे वतन अजीज के हमारे तमाम हिंदुस्तान के शहरियों से अपील कर रहा हूं कि जो कोई भी भारत में NRC और CAA के खिलाफ है, वो कल से अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लगाएगा, ताकि जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा मुल्क ये जान लेगा कि ये मोदी के काले कानून के खिलाफ है। और जिसके घर पर तिरंगा नहीं लगेगा, दुनिया समझ जाएगी कि ये भारत को दोबारा पार्टीशन की राह पर लेकर जा रहा है। तो क्या कल से आप अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराएंगे? हर घर की छत के ऊपर तिरंगा लहराना मेरे भाई, ताकि इनको मालूम हो जाए, ये तिरंगा देखकर संघ परिवार को, मोदी को और अमित शाह को मालूम हो जाएगा, अरे ये घर भारत का घर है, ये घर हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला घर है,
और जो कोई भी अपना तिरंगा अपने घर पर लहराएगा वो पैगाम देगा बीजेपी और आरएसएस को कि आज हमारे मुल्क में गांधी जिंदा नहीं है मगर गांधी के उसूल आज भी जिंदा हैं। जो तिरंगा अपने घर पर लहराएगा वो संघ परिवार को और बीजेपी को पैगाम देगा कि अंबेडकर जिंदा नहीं है मगर अंबेडकर का संविधान आज भी जिंदा है। जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हमसे कहा था, दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खड़े होकर मौलाना ने कहा था, मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था कि तुम पाकिस्तान को मत जाओ, तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो मौलाना आजाद को याद रखेगा। जिसके घर पर तिरंगा लहराएगा वो इन जालिम फासिस्ट ताकतों को पैगाम देगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे दरमियान में नहीं है मगर देखो ये तिरंगा लहरा रहा है, वो फासिज्म के खिलाफ हमारी एक निशानी है। जिसके घर पर कल सा तिरंगा लहराएगा वो पैगाम देगा कि ये भारत गोलवालकर का मुल्क नहीं, ये गांधी, अंबेडकर और नेहरू का, मौलाना आजाद का मुल्क है। तो मेरे भाई मेरी आपसे दरखास्त है कि जब तक ये एहतजाज चलेगा अपने घर पर तिरंगे को लहराते रहना। तिरंगा लहराता रहेगा तो बीजेपी को मालूम होगा कि देखो हमने बहुत गलत और काला कानून बनाया। ये लड़ाई CAA की, NRC की सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये हरगिज सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं। और अगर कोई मुझसे आकर ये कहेगा कि मुसलमान इस लड़ाई में अकेले हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि हां, अगर मुसलमान अकेला भी है तो हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ना ही हमको इसकी कोई शर्मिंदगी है, इसलिए कि हम भारत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और याद रखो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे दलित भाई भी हैं, हमारे शेड्यूल ट्राइब भाई भी हैं, बल्कि मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ है। ये लड़ाई क्योंकि हिंदुस्तान की रूह को बचाने की लड़ाई है। जो काम अंबेडकर ने नहीं किया, जो काम सरदार पटेल ने नहीं किया, जो काम राजेंद्र प्रसाद गांधी ने नहीं सोचा, आज वो काम नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर गई। मजहब के नाम पर देश को चलाना चाहते, शहरियत सिटीजनशिप मजहब के नाम पर देना चाहते। तारीख को मैं नहीं बदल सकता, ना आप बदल सकते, मगर जब मुल्क में संविधान बना तो संविधान बनाने वालों ने क्यों संविधान बनाया कि हम मुस्तकबिल को देखेंगे, हम पीछे नहीं देखेंगे, हम मुस्तकबिल को देखेंगे। पार्टीशन हुआ, हम पार्टीशन को कबूल नहीं किए, हमने पार्टीशन को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया, हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। मगर आज बीजेपी कह रही है कि 2 नेशन थ्योरी पार्टीशन की वजह से ये काम नामुकम्मल था, इसलिए हमने CAA का कानून बनाया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम और अमित शाह जो हिस्ट्री में कमजोर हैं, हम उनको हिस्ट्री का एक सबक सिखा ही देते हैं। सुनी घर वापसी की बातें सुनी, मार्टिन लूथर किंग के नाम पर हमने अखलाक की मौत को देखा, अलीउद्दीन अंसारी की मौत को देखा, तबरेज की मौत को देखा, हाफिज जुनैद की मौत को देखा, मगर इसके बावजूद भी हमने जिस तरह वो चाह रहे थे हमने रियायत नहीं किया। मेरे भाई यही हमारी कामयाबी है। याद रखो अगर हम दुश्मन के ट्रैप में चले जाएंगे तो फिर दुश्मन और जुल्म करेगा। जो कुछ जामे मिलिया में हुआ मैं मजम्मत करता हूं उसकी, जो कुछ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के बारे में कहूंगा कि वाइस चांसलर साहब
जब आपको दुनिया से जाने का वक्त आएगा तो जो फरिश्ते कुत्तों की रूह निकालते वो तुम्हारी रूह निकालने आएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर पुलिस को लिख कर देता है कि यूज अप्रोप्रिएट फोर्स, यानी ताकत का इस्तेमाल करो, रीजनेबल ताकत का। कोई वाइस चांसलर लिख कर देता है पुलिस को कि यूनिवर्सिटी में घुस कर मारो, और एक बच्चे का हाथ कट गया उसमें। हॉस्टल की बिल्डिंग को, रूम्स को जला दिया गया। जामे मिलिया की वाइस चांसलर मोहतरमा, आपकी वफादारियां बच्चों के साथ नहीं है मैडम, आपकी वफादारियां आरएसएस के इंद्रीश कुमार के साथ है। उस वाइस चांसलर ने पुलिस को इजाजत दी और उसी की बुनियाद पर पुलिस घुसी और लाइब्रेरी में जाकर मिनहाजुद्दीन नामी एक नौजवान बच्चा जो एलएलएम की तालीम हासिल कर रहा था, पुलिस ने इतना बुरा मारा कि मिनहाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो गया, नाबीना हो गया बच्चा एक आंख से। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी आंखों को नहीं दिखता ये? आप ही ने तो कहा था ना कि कपड़े देखो, देखो मिस्टर मोदी, वो बच्चा क्या कपड़े पहना था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था। ये बच्चियां क्या कर रही थी जो आज हमने इनको यहां पर बुलाया? क्या था इनके पास? हथियार थे, बंदूक थी, बचा रहे थे एक बच्चे को, सिर्फ बचा रहे थे एक बच्चे को। तो कहा गया ये फुलां है, ये फुलां है। मेरे भाई, ये जुल्म है, इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है। और हमारी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई मुझे बदनाम, कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं होता दूल्हे भाई के बगैर, यानी टीवी का प्रोग्राम हो रहा उसमें हमारा नाम शामिल। अरे कभी तो मर्द बनो रे, बगैर बैजान का नाम ये करो। अरे दिल्ली में मोदी का लीडर बोल रहा, क्या बोला वो कि गोली मारो गद्दारों को, गोली मारो देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। प्यारे, हैदराबाद की जबान में साले किसको बोलते मालूम आपको? मत बोलो, महंगा पड़ेगा। अगर हम तुम्हारे साले हो और हमको गोली लगी तो फिर घर में क्या होगा प्यारे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ठीक है, अब तो हम तुम्हारे साले तो हो गए ना, अब इस पर भी कल चलाएंगे। नहीं बोला, उन्हें बोले। जब उन्हें बोल सकते तो हम जवाब नहीं दे सकते क्या? मेरे भाई, ये जो तमाम पांडुरंगा रेड्डी साहब, चिरंजीवी साहब, डॉक्टर अस्मा, मोहतरमा डॉक्टर अस्मा, हमारे उलमाए कराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, ये सब क्या लड़ाई है हमारी? ये लड़ाई हमारी ये है इस किताब की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई हमारी। कोई आसमान से तारे तोड़ने की बात नहीं कर रहे, कोई चांद की मट्टी लाने की बात नहीं कर रहे, कोई समंदर से खाक छान कर बात नहीं कर रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इसको बचाना है। हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, इसको बचा लो, छोड़ दो इसी कौम को, इसको बचा लो, वरना तुम इसको नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसको बचाओ, इस किताब को बचाओ। ये किताब, ये कानून, ये संविधान हर भारत के रहने वाले को इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है। आप अगर इसको नहीं बचाएंगे तो फिर क्या बचाएंगे तुम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम हमको करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस एहतजाज में इस दुनिया से चले गए, मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 मिनट के लिए हम उनके लिए खामोशी अख्तियार करें, ताकि मरने वाले घर वालों को ये मालूम हो सके कि सरजमीन दखन पर
कोई तो उनकी तकलीफ को महसूस कर रहा है। एक चंद सेकंड के लिए मैं अपनी तकरीर को रोकता हूं ताकि हम उन मरने वालों को याद करें जो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए, या फिर जो पुलिस वाले भी अगर इसमें जख्मी हुए तो हम उनको भी याद करते हैं। 1 मिनट के लिए खामोशी है। दूसरी बात, अब आपको मैं हल्फ दिलाऊंगा, ओथ दिलाऊंगा। अपने अपने हाथों पर उठाओ। ये आईन का हल्फ है, प्रियम्बल का। अब मेरे साथ आप बोलेंगे, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप बोलेंगे। हम भारत की आवाम मुतानियात और संजीदगी से अज़म करती है भारत को एक मुख्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी, अवामी जमहूरिया बनाएंगे और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आजादी ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत, मसावात, बाएतिबार हैसियत और मवाक़े, और इन सब में इख़्वत को तरक्की दें जिससे फर्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालिहियत का तयक्कुन हो। अपनी आईन साज़ असेंबली में ये तारीख लिखी गई है, मैं इसको मत पढ़िए, बस ये बता रहा हूं, हमारा हल्फ हो गया। ये तारीख, ये हल्फ है। अब शायद कोई संघ परिवार के लोगों की उर्दू समझ में नहीं आया तो बोलेंगे अरे तो पाकिस्तान की जबान है। ओके, नाउ इन इंग्लिश, रेडी? ओके। वी द पीपल having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। ये हमने संविधान का ये हल्फ अभी खत्म नहीं हुआ। बैठो सारे तुम लोग, बैठो, थक गए, बैठो, अभी तो वार्म अप हुआ नहीं। बैठो, गिरने पा रहा है सांग को, पीछे होते जरा। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ठहर जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ये बात भी, आज हमने एक रेजोल्यूशन भी बनाया है इस मीटिंग में, और हम
इस जलसे के जरिए मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूं कि के चंद्रशेखर राव ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ उनकी पार्टी ने लोकसभा में वोट दिया, राज्यसभा में भी वोट दिया। मैं के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको थैंक यू कहता हूं। ये आसान बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। आजूज माजूज के दौर में के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी ने जो मौकफ लिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बल्कि मेरी जब चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी तो चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं करता सच साफ कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई काम है। मैं केसीआर की इस बात का खैर मुकद्दम करता हूं। यह आसान बात नहीं है। मैं जगनमोहन रेड्डी जो मेरे दोस्त अभी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि जगनमोहन रेड्डी साहब, आप भी छोड़ दो साथ बीजेपी का, आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए। आप, मैं जानता हूं आपको रियासत चलाना है, मगर जब भारत को बचाना है, जब भारत मजबूत होगा तो रियासत बचेगी ना। ये लड़ाई भारत की रूह के लिए है, ये लड़ाई आप जैसे नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए है। मैं गुजारिश करता हूं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से भी कि वो रिकंसिडर करें। मैं गुजारिश करता हूं हमारे तेलंगाना के वजीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से कि वो जिस तरह केरला की हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर स्टे लगाया, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी केरला की जो गवर्नमेंट है उनसे राब्ता पैदा करें। और जिस तरह एनपीआर पर उन्होंने स्टे लगाया, ये हम उम्मीद करते हैं कि केसीआर भी इंशाअल्लाह इस तरह का इक़दाम करेंगे। तीसरी बात यह है कि आज का ये जलसा हिंदुस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज में जो तालिबे इल्म एहतजाज कर रहे हैं, उनका साथ देते हैं। हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। और हम जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बर्बरियत हुई उसकी मजम्मत करते हैं और उन पुलिस वालों के खिलाफ एक आला आजादना इंक्वायरी के बाद उन पर एक्शन लेना जरूरी है। और हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि जो मुकदमे आयद किए गए उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है। हम मरकजी हुकूमत से, नरेंद्र मोदी वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि आप उन केसेस को वापस लीजिए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जुल्म हो रहा है पुलिस फायरिंग के नाम पर, उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। मासूम बच्चों को गोलियां लग रही है, हम तशद्दुद की, वायलेंस की मजम्मत करते, उसको कंडेम करते। और हमारा मानना यह है कि ये जो प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में हो रहा है, ये उसी वक्त कामयाब होगा जब तशद्दुद नहीं होगा। याद रखो मेरी बात को। और तशद्दुद उस वक्त भी नहीं होगा जब हम दुश्मन की चाल में ना फंस जाएं। तो ये, और साथ ही साथ हम इस बात का फैसला करते हैं कि 30 जनवरी को, आने वाली 30 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी को गोली मारने का दिन था। उस दिन और 23 मार्च 2020 को, 2020 को भगत सिंह की शहादत का दिन है। 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर की पैदाइश का दिन है। ये तीनों दिन को, ये तीनों तारीख को हम कॉन्स्टिट्यूशन सेफ डे मनाएंगे। महात्मा गांधी को जिस दिन गोली मारी गई
जिस दिन भगत सिंह की शहादत हुई, जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर पैदा हुए, उस दिन को हम सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। हम सेफ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे और ये बचेगा तो मुझे मसावात मिलेंगे, ये बचेगा तो मुझे मजहबी आजादी मेरी बरकरार रहेगी, ये बचेगा तो मेरी आने वाली नस्ल को तरक्की के मौके मिलेंगे, हम लड़ सकेंगे। अगर ये नहीं बचेगा तो फिर इस मुल्क में डिक्टेटरशिप हो जाएगी। ये लड़ाई इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की। और जो लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, हम मुसलमानों पर गालियां दे रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, अरे क्या अल्लाह ने तुमको अकल नहीं दी? ये आईसिस इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया से लोग गए, कितने गए भारत से? कितने गए भारत से? 50-60। जो लोग आईसिस का रिक्रूटमेंट करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के दुश्मन हैं। जो लोग आईसिस की सोच रखते हैं वो जाफर पाशा के दुश्मन हैं। जो बगदादी को हीरो मानते हैं वो पांडुरंगा रेड्डी को विलन मानते हैं। जिन्होंने इंसानों के गले काटे वो हमारी जबानों को बंद करना चाहते हैं। आज ये सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं आप? 17.5 करोड़ की आबादी का बच्चों का खेल है, शक हम पर किया जा रहा है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर 22 शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर ये लोग इस तरह की हरकतें करके क्या पैगाम दे रहे हैं आप? जिन गंदगियों को हमने पनपने नहीं दिया उसको खत्म कर दिया। क्या कर रहे हैं आप? पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर कि सेक्शन 9 साफ तौर से कहता है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप को देता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर मुतालबा करेंगे आपसे, पासपोर्ट की बात करेंगे, आपको मालूम कितने पासपोर्ट हैं पूरे भारत में? सिर्फ भारत के 120 करोड़ जनता के पास 4% लोगों के पास पासपोर्ट है। ओनली 4%। अब कल से शायद शुरू हो जाएगा कि अरे भाई ओवैसी ने कहा चलो पासपोर्ट बना लेंगे। मगर 4% लोगों के पास पासपोर्ट है। अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो रही है, एनआरसी शुरू होगा, बल्कि एनआरसी शुरू हो चुका है। एनआरसी शुरू हो चुका है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर शुरुआत है एनआरसी की, और उसमें सवालात हैं, कितने बच्चे हैं, कितने घर में रहते, कितने के पास पासपोर्ट है, कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है। और जो शख्स वेरीफाई करेगा वो कहेगा कि मैं इससे मुतमईन हूं या नहीं हूं। उसके इख्तियार में रहेगा कि लिख देगा कि मुझे इस पर शक है, डाउटफुल है। तो जब एनआरसी शुरू होगी वो डाउटफुल को फंस जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं आपसे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे हर भारत के सिटीजन्स का मसला है। हां, हमको तकलीफ इस बात की है कि अगर किसी गैर मुस्लिम का नाम एनआरसी में नहीं आएगा और किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो शायद वो हमारा हिंदू भाई कहेगा कि मैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, हमको कहां मिलेगी? और जब मैं ये कहता हूं बार बार तो बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, नहीं तुम भड़का रहे हो, तुम डरा रहे हो। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो झूठ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं, जो आसाम में हो रहा है, आसाम में यही होगा। जितने 5 लाख
40,000 बंगाली हिंदू भाइयों बहनों का नाम नहीं आया, उनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है वो बार बार कह रहा है, और बीजेपी की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं देता। वजीर दाखिला कहते एनआरसी आएगा, एनआरसी आएगा तो किसका नुकसान होगा? मेरे भाई, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि एहतजाजी जलसा है। हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये देश में, इस मुल्क में, वतन अजीज में मजहब के नाम पर हमको दूसरे दर्जे का नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सबको नुकसान होने वाला है, सबको नुकसान होने वाला है। तीसरी और अहम बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई जिद्द होने वाली है। ये जिद्दोजहद आसान नहीं है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग रिवायती सियासतदान नहीं है, ये लोग रिवायती सियासतदान नहीं है। इनसे अगर हमको सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करना है तभी कामयाबी मिलेगी। अगर हम ये समझेंगे कि एक जलसा कर दिए, रोड पर निकल कर आ गए, कामयाबी मिलेगी नहीं। ये मोमेंटम को कम से कम 6 से 7 महीने बरकरार रखना पड़ेगा। और कब होगा? जब तशद्दुद नहीं होगा, जब वायलेंस नहीं होगा। तशद्दुद और वायलेंस होगा तो हिस्सा खत्म, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। कोर्ट में खड़े होकर ये लोग कहेंगे कि देखो ये लोगों ने तशद्दुद किया, वायलेंस किया, फुला गड़बड़ हुई, कोर्ट के सामने जाकर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मैं भी पार्टी बना हूं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट को गया हूं कि कानून, हमारे आईन, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो मेरे भाई, इस बात को जहन नशीन कर लो कि वायलेंस और तशद्दुद हरगिज नहीं होना, हरगिज नहीं होना, कोई तशद्दुद नहीं होना। कोई आके आपको छेड़खानी करेगा तब भी नहीं, तब भी नहीं। जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, सुनो कि मजलिस क्या कर रही है। मजलिस ये कर रही है कि मजलिस गरीबों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत ना कभी तामीर की, ना कभी तामीर करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जब तक जिंदा अल्लाह मुझे रखेगा, जब तक अल्लाह मुझे मजलिस का सिपाही बनाकर रखेगा, मैं किसी भी इंसान की लाश के ऊपर अपनी सियासत नहीं करूंगा, ना करता हूं, ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मुझ पर इल्जाम लगता है तो लगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम बी टीम बोलो, सी टीम बोलो, कौन सी टीम बोलो, मगर मैं इंसानियत के साथ था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। उत्तर प्रदेश में कल एक ही दिन में 12 लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। जो लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, अगर सोचो तुम्हारी औलाद मर जाती तो तुम कहते सो दिन अवैसी तुमने मेरी औलाद के ऊपर सियासत की। एक ही दिन में 12 लोग मर गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया था लखनऊ की गड़बड़ के बाद कि हम इसका बदला लेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कह दिया कि जो लोग गड़बड़ करते उनके कपड़े देखकर बताया जा सकता है। आपको मालूम आज मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? 8 साल के बच्चे के सर में आज गोली लगी। 8 साल के बच्चे के सर में गोली लगी। तुमको मालूम कि जो लोग मर गए मुजफ्फरनगर में, उनको दफनाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। बताओ मैं क्या लाशों पर सियासत करूं? नहीं, मेरा काम जिंदगियों को बचाना है, मरवाना नहीं है। जिसको मरवाना है सियासत करे, मैं सियासत नहीं कर सकता। मैं बचाने का काम कर सकता हूं। नौजवानों की जिंदगियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे। और अगर कभी मरना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह हम पहले मरेंगे, हम मरेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने सीनों पर गोलियां लेंगे, हम अपने सीनों पर, अपने सर पर लाठियां खाएंगे
मगर किसी हिंदुस्तान के मासूम लोगों को अपनी सियासत के लिए नहीं मरवाएंगे। और दुश्मन यही चाहता है, जालिम यही चाहता है। जालिम की सियासत हमको समझने की जरूरत है। ये लड़ाई जज्बात के साथ साथ होशमंदी से लड़ने की जरूरत है, पूरी होशमंदी से लड़ने की जरूरत है। और अगर कोई ये समझेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना, तो मेरे भाई हमारे सामने महात्मा गांधी की लड़ाई है। गांधी ने भी नॉन वायलेंस की बात की थी और 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाया था। गांधी और नेहरू, अंबेडकर, ये मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, अल्लामा फजल हक खैराबादी, महमूद हसन, ये तमाम बुजुर्गों ने हमको सिखाया कि नॉन वायलेंस से ही हम जालिम के जुल्म को तोड़ सकते हैं। और वही काम हमको करना है। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं नहीं ये बड़ी बोरिंग बात कर रहे हैं, बात बोरिंग होगी मगर नतीजा डायनामिक निकलेगा इंशाअल्लाह। बात काम बोरिंग होगा मगर नतीजा डायनामिक निकलेगा। और हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं, यकीनन हमारे दिलों में गम है, गुस्सा है, कौन इनकार करता है। जब से बीजेपी की सरकार बनी, इसी दारुसलाम पर 70 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना आए थे। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, यहीं पर एक ऐसा ही जलसा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर हुई थी, चंद मिनट की तकरीर मोहम्मद अली जिन्ना ने की। और जब मोहम्मद अली जिन्ना गाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो एक नौजवान दौड़ता हुआ उनसे हाथ मिलाने के लिए गया। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उस नौजवान से कहा कि क्या तुम पाकिस्तान को आओगे? तो उस नौजवान ने कहा कि मैं आऊंगा। उस नौजवान जिसने मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिलाया था, मैं आज से, बल्कि मैं जब तालिब इल्म था, लंदन में इल्म हासिल कर रहा था, अमेरिका गया था, साउथ फ्लोरिडा में, साउथ कैरोलिना में मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई जब उन्होंने जाना कि हैदराबाद से एक शख्स आया है, मुझसे मुलाकात की और मुझसे ये वाकया सुनाया। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा जो काफी उम्र हो चुकी थी, बताओ आपने सिर्फ हाथ मिलाया और चले गए, क्या पाया आपने? तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो पाकिस्तान को गया था। मेरे भाई, आज इसी सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर जिन्ना आए थे, आज सौओं की हजारों की तादाद में गयूर नौजवान हिंदुस्तान का तिरंगा उठाकर लहरा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये हमारी वफादारी है, ये हमारी वफादारी है, ये हमारी इस मुल्क से मोहब्बत है, ये हमारी इस मुल्क से मोहब्बत है कि जिस जगह पर जिन्ना आए थे, जहां पर हमने उनके पैगाम को मुस्तरद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मुकाम पर तिरंगा लहरा रहा है। आज ये लोग नहीं जानते, आज हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। बीजेपी, संघ परिवार, हिंदुस्तान के मुसलमानों की वफादारी पर शक करके वो मुसलमानों पर नहीं बल्कि वो उंगली उठा रहे गांधी, अंबेडकर, नेहरू के ऊपर, क्योंकि उन्होंने संविधान और आईन बनाया था, दस्तूर बनाया था, और दस्तूर में यह कहा गया कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हमको कोई एतराज नहीं है, आप दीजिए जो कोई आता है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मगर मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? मजहब को क्यों बुनियाद बना रहे हैं? और जब हम ये सवाल करते हैं तो बीजेपी की तरफ से सवाल आता है कि तुम्हारे पास तो इतने इस्लामी मुल्क, मुस्लिम मुल्क है। मैं उसके ताल्लुक से भी कहना चाह रहा हूं कि मुझे सऊदी अरब से मोहब्बत ना थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे क्या करना है?
यूनाइटेड अरब एमिरेट से, मुझे क्या करना है मलेशिया से, मुझे क्या करना है तुर्की से, मुझे क्या करना है ईरान से, मुझे क्या करना है बांग्लादेश से, मुझे क्या करना है अफगानिस्तान से। मुझे भारत से मतलब था और भारत से मतलब रहेगा। इतने इस्लामी मुल्क है तो तुम चले जाओ ना, मुझे क्यों बोलते? मुझे क्या करना है उन लोगों से? मुझे तो हिंदुस्तान और भारत की सरजमीन से मोहब्बत थी और रहेगी। बार बार अरे तुम्हारे एक वो ममालिक है, मेरे नहीं है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा भारत है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आज बीजेपी का एक दिल्ली का वीडियो आया जिसमें मौसूफ नारा मार रहे हैं कि जुलूस निकाले बीजेपी की ताईद में और नारा लगा रहे हैं पूरे लोग कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप बताइए मैं कहां का गद्दार हूं? मैं कहां का गद्दार हूं? मैं तो इंडियन बाय चॉइस भी हूं और बाय बर्थ भी हूं। मेरे पास चॉइस था, मैंने कहा मैं जिना को नहीं मानता, टू नेशन थ्योरी को नहीं मानता। हम पैदा भी इस मुल्क में हुए और ये महसूस नारा लगा रहेंगी मेरी भारत से मोहब्बत कभी कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। तुम मार सकते हो जो मारो, क्योंकि जनरल डायर ने भी यही समझा था कि जलियांवाला बाग में मैं इतने भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को मारूंगा तो हिंदुस्तान में लोग डर जाएंगे। मगर जलियांवाला बाग का वो वाकया हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तानियों में नई हरारत पैदा कर दिया था। मौत किसी को गोली मारने से डर पैदा नहीं होता। आप गोली मारना चाहते मारो, आपकी सरकार है, बंदूक भी आपकी, गोली भी आपकी, वर्दी भी आपकी, हर चीज आपकी। मारो, आप मारने आप मार ही सकते हैं। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम हम मारने नहीं निकले हैं, हम भारत को बचाने निकले और बचा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या लड़ाई है हमारी? हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई इज्जत की लड़ाई है। आज हम पर इतना शक किया जाता है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 70 साल के बाद भी आज हम पर शक किया जाता है। ये तौहीन है, ये तौहीन है। और आज आप कहते हैं कि हम मुल्क में एनआरसी लगाएंगे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया है, जिसका जिक्र अभी मेरे छोटे भाई अमान ने किया। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए एनआरसी में, जिसमें से 5 लाख के करीब मुसलमान हैं, 5 लाख बंगाली हिंदू भाई हैं हमारे। आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहता है कि CAA के बाद 5 लाख बंगाली हिंदुओं को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अमित शाह और वजीर आजम कहते हैं कि अगर आपको तकलीफ है तो लिखकर भिजाओ। लिखकर भिजाना क्या? आसाम के बंगाली हिंदुओं को आप शहरियत देंगे और वो जो मुसलमान जो 5 लाख है वो मुकदमा लड़ेंगे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। उन पर से मुकदमा खत्म हो जाएगा, उनको हिंदुस्तान की शहरियत मिल जाएगी। सिर्फ एक एफिडेविट लिखकर देना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश से आए थे। मेरे भाई, इससे बड़ी नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? पूछो अब्दुल वदूद अमान से कि जिन मुसलमानों को, जिन लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया, एक शख्स दीवाना हो गया, एक मां जो अपनी बेटी को 5 साल नहीं देखी, 5 साल नहीं देखी वो मां अपनी बेटी को। ये मैं नहीं, अमान वदूद से बैठ कर पूछ लो। अमान वदूद ने अपनी तकरीर में कहा कि ये नौजवान आसाम के गली कूचों में, आसाम के हर इलाके में दौड़ता फिरता है। अपना वाकया बताया अमान ने
कि एक रास्ते में किसी गाड़ी की टक्कर हुई, औरत जख्मी हो गई अस्पताल में, उसकी औलाद भी जख्मी हो गई और औरत रो रो कर अमान से कह रही है कि मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मैं जख्मी हो गई हूं, मेरी औलाद जख्मी हो गई है, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि कल मुझे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने जाना है, मैं कैसे जाऊंगी? बताइए आप, इससे बड़ी तौहीन हम तमाम की है। अगर कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब हैं, 70-75 साल की उम्र, चिरंजीवी साहब बैठे हैं 70-75 साल के, और इस उम्र में आने के बाद अगर नरेंद्र मोदी उनसे कहेगा कि मिस्टर पांडुरंगा रेड्डी साहब, मिस्टर चिरंजीवी, आप हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स लाकर बताओ। इंसान की गैरत भी कोई चीज होती है, इज्जत भी कोई चीज होती है, इज्जत नफ्स कोई चीज होती है। 75 साल के हो चुके और उनको लाइन में खड़े होना पड़ेगा बताने के लिए, सिर्फ एक शख्स की हिमाकत, उसकी अनानियत को खुश करने के लिए, उसकी अना की तस्कीन के लिए। जो लोग 75 साल 80 साल के वो लाइन में खड़े होंगे। मैं क्यों ठहरूं, मैं क्यों ठहर कर बताऊं कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं, मैं पैदा हुआ इसी सरजमीन पर, मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं, मगर हम तमाम को, हिंदुस्तान की 100 करोड़ आवाम को लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह तमाम हिंदुस्तानियों का मसला है। आप तमाम को, जो नरेंद्र मोदी वजीर आजम को चाहते हैं, मैं उन मोदी भक्तों से भी कह रहा हूं कि तुमको भी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, तुमको भी डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, तुमको भी एसएससी सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, तुमको भी पासपोर्ट बताना पड़ेगा, तुमको भी तुम्हारे बाप दादा का सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। अरे जब सब लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फिर देश किसका होगा बताओ? अगर सब लाइन में खड़े होकर बोलेंगे मेरा डॉक्यूमेंट, तो फिर देश किसका हो? ये देश किसका है बताओ मेरे भाई? क्या हमने इसीलिए मेरे देश से आजादी दिलाई थी कि एक शख्स वजीर आजम बनेगा और हिंदुस्तान के 100 करोड़ जनता को लाइन में खड़ा करेगा और वो ऊंची कुर्सी पर दिल्ली में तख्त पर बैठ कर कहेगा कि हां देखो सबको मैंने लाइन में लगा दिया? नहीं मेरे अजीज दोस्तों, यही हाल ये हर हिंदुस्तानी का करना चाहते हैं, सबको लाइन में खड़ा कर देंगे। एक प्रकाश जावड़ेकर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, बयान दिए कल कि जिसके पास आधार कार्ड है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर साहब समझते हैं कि हमारे कान में फूल लगा है, आपको लगा होगा, मगर आधार एक्ट का सेक्शन 9